हेलो एवरीवन, आप सभी के साथ एक दूसरी वीडियो में जिसमें हम लोग समझेंगे कि नारीवाद क्या होता है और नारीवाद का जब अध्ययन किया जाता है तो इसके विभिन्न उपागम कौन कौन से होते हैं। आज की इस पहली वीडियो में सबसे पहले हम समझेंगे कि नारीवाद की अवधारणा क्या है और उसके बाद हम समझेंगे कि नारीवाद का उदय किन किन तरीके से हुआ और किन किन चरणों में हुआ। तो नारीवाद को समझने के लिए हमें कुछ कंसेप्ट समझना ज़रूरी है कि नारीवाद के अंदर हम कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझने वाले हैं। पहला तो नारीवाद जो है एक हमें समझना पड़ेगा कि नारीवाद एक्चुअली है क्या और नारीवाद में किन किन चीज़ों की बात की गई है। तो एक थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन देते हुए हम कह सकते हैं कि नारीवाद जो है एक विचारधारा के रूप में है जो कि मुख्यतः रूप से जो है वो विभिन्न विद्वानों के बीच एक विचारधारा के रूप में है। और इसके अंदर जो है जो लैंगिक असमानता जो महिलाओं के बीच में फैली हुई है और महिलाओं को जिस पितृसत्तात्मक समाज ने इसको जकड़ रखा है और जिस तरीके से उनके साथ शोषण और उनका दोहन किया जाता है उसके विरोध में जो है इस अवधारणा की शुरुआत हुई है, इस आंदोलन की शुरुआत हुई है। और यहाँ पे महिलाओं के लिए समान अधिकारों की मांग, समान रूप से जो है और शोषण से मुक्ति की जो है और पितृसत्तात्मक व्यवस्था को ख़त्म करने की मांग जो है इन आंदोलनों में की जाती है। अगर बात करें तो जो नारीवादी आंदोलन है इसका जो मुख्य रूप से शुरू में जो है इसके उद्देश्य थोड़े अलग थे। बाद में आते इसके उद्देश्य में परिवर्तन आया। कैसे कि शुरू में केवल इनका उद्देश्य था कि महिलाओं को मताधिकार मिल जाए, लेकिन उसके बाद देखने को मिलता है कि महिलाओं में जो है लैंगिक समानता की भी बात होती है। उनको जो है एक जेंडर और सेक्स की अवधारणा के बीच में अंतर को स्पष्ट किया जाता है। पितृसत्तात्मक व्यवस्था को जो है के विरुद्ध जो है मजबूती से खड़ा होया जाता है। तो ये जो है और ज़्यादा विस्तार रूप अपना जो है आने वाले समय में ले लेती है। तो यही जो है मुख्यतः रूप से नारीवादी अवधारणा जो यही है कि महिलाओं को के साथ जो ऐतिहासिक रूप से जो शोषण होता आया है, यानी जिस तरीके से महिलाओं को हमेशा से ही जो है एक केवल घर में जो है घर के परिवार में ही जो है उनको सीमित रखा गया और उनको जो है घर से बाहर निकलने की आज़ादी नहीं, ना ही कोई मतदान करने की आज़ादी, ना ही अपने आप को व्यक्त करने की आज़ादी, कोई किसी प्रकार की कोई स्वतंत्रता नहीं, कोई समानता नहीं, उनको जो है शिक्षा का अधिकार नहीं, किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं। इन्हीं के खिलाफ जो है बहुत सारी नारियों ने, साथ ही साथ जो है काफ़ी सारे विद्वानों ने जो है अपनी बहुत सारी किताबें लिखी और उसके बाद जो है इनको जो है लोगों के बीच में फैलाया और नारीवाद को जो है एक आंदोलन के रूप में विस्तृत रूप से जो है पूरे विश्व भर में आज फैलाया जा चुका है। और नारीवाद जो है मुख्य रूप से जो है जो पितृसत्तात्मक व्यवस्था है जो कि इस समाज में पूरी तरीके से जो है जड़ी हुई है और जकड़े हुए है अपने आप को, और जो है जिसमें जो है पुरुषों को जो है ज़्यादा महत्व दिया जाता है महिलाओं की अपेक्षा। तो उन सब चीज़ों के खिलाफ जो है नारीवादी आंदोलन जो है खड़ा हुआ ताकि जो ये जो भेदभाव है और जो असमानता है इसको ख़त्म किया जा सके। जब हम बात करते हैं नारीवाद का उदय और इसके विकास को लेकर तो हमें देखने को मिलता है कि इसका जो काफ़ी सारे चरण जो हैं इसके बताए जाते हैं, लेकिन मुख्यतः रूप से हम जो इसको 3 से 4 चरणों के रूप में हम इसको विभक्त कर सकते हैं। कैसे? पहला हम कह सकते हैं कि प्रथम चरण में इसकी शुरुआत जो होती है वो होती है 19वीं सदी से, कि 19वीं सदी के अंत से 20वीं सदी की शुरुआत में जो है इसकी शुरुआत होती है। और उसमें जो है हमें इसको हम मुख्य रूप से कहते हैं कि इस वाली जो स्टेज है, प्रथम वाली जो स्टेज है, इस स्टेज के अंदर जो है उदारवादी नारीवादियों का जो है प्रतिनिधित्व जो है वो ज़्यादा होता है। इसको हम आगे समझेंगे कि उदार नारीवादी कौन थे। उसके बाद हम देखेंगे कि इसमें जो है मुख्य रूप से महिलाओं के मताधिकार की बात जो है वो ज़्यादा कही जाती है। उसके बाद दूसरा चरण जो है 1960s में शुरू होता है, 1960 के दशक के बाद शुरू होता है और इसमें जो है लैंगिक समानता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। यानी जब राजनीतिक अधिकार मिल गए, अब जो है सामाजिक अधिकारों की तरफ आगे बढ़ा जाता है और समाज में किस तरीके से महिलाओं को जो है उनके लैंगिक आधार पर जो विभाजन और जो भेदभाव सहने को मिलता उसी के विरुद्ध जो है इस दूसरे चरण की शुरुआत होती है। अब जो तीसरा चरण है वो 1990 के अंत तक का समय है। इसमें जो है जो महिलाओं को लैंगिक आधार पर जो हिंसा उनके साथ की जाती है, जो उनके साथ कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न या फिर हम बात करें जो रेप किया जाता है और इस तरीके की चीज़ें जो है जो उनकी लैंगिक हिंसा का कारण जो महिलाओं को बनती है, उनके खिलाफ जो है दमन और शोषण के विरुद्ध जो है आवाज़ उठाई गई। और एक चौथा चरण भी है, इसमें हम चौथा चरण भी कह सकते हैं। चौथा चरण जो है लगभग वो जो है वो 2000 के टाइम पीरियड का समय है, जिसके अंदर हम कह सकते हैं कि महिलाओं को और ज़्यादा जो है उनकी स्वतंत्रता को लेकर और उनके अधिकारों को लेकर और जो ये
जो उत्पीड़न है इन सब चीज़ों से छुटकारा पाने के लिए महिलाओं को और ज़्यादा स्तर पे और विश्वव्यापी रूप से जो है वो पूरी तरीके से फैला। अब अगर हम बात करें प्रथम चरण की, तो प्रथम चरण में जैसा कि हमने पहले ही बताया, प्रथम चरण में हमें जो है 19वीं सदी के अंत से 20वीं सदी की शुरुआत में ये हुआ था। उदार नारीवादियों का यहाँ पे प्रभुत्व था। उदार नारीवादी मुख्य रूप से जो है हम बात करें तो राजनीतिक अधिकारों की मांग करते थे कि महिलाओं को जो है पुरुषों के बराबर जो है वो मताधिकार दिए जाएँ, और इसमें सबसे पहले इसकी शुरुआत अमेरिका में होती है। और महिलाओं को जो है सेम जैसे कि एक समान नागरिक के जो अधिकार होते हैं, जो कि पुरुषों को मताधिकार का राइट देते हैं, वही जो है उसकी भी मांग की गई और महिलाओं को दिया जाए। इसमें हमें काफ़ी सारी जो है नारीवादी लेखिकाएँ हैं उनकी भूमिका हमें देखने को मिलती है, जैसे मैरी वॉलंसटोन, जे एन मीर, हैरियट टेलर, ये सारे ही हमें देखने को मिलते हैं। और लेकिन इन्हें लगा था कि महिलाओं को जो राजनीतिक अधिकार मिल जाएगा तो उनकी समाज में स्थिति बदल जाएगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। महिलाएं जो है वो उनको कोई भी जो है उनको मुक्ति नहीं मिल पाती है, अर्थात उनको जो है इस दमन से, इस शोषण से जो है मुक्ति नहीं मिल पाती है। फिर जो है दूसरे चरण की शुरुआत जो है होती है, जो कि यूरोप और अमेरिका में महिलाओं की शिक्षा के विस्तार को लेकर, यानी अब उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार करना था तो शिक्षा में सुधार किया जाएगा, और उसके बाद जो है उनके अपने अधिकारों के प्रति और जो समानता के प्रति जागरूकता फैलाई गई। महिलाओं की लैंगिकता पर और उनकी प्रजनन क्षमता के अधिकारों को महत्व दिया गया, क्योंकि यहाँ पे जो है महिलाओं को भेदभाव का जो कारण है वो इसी कारण पे देखने को मिलता है कि उनको जो है उनकी लैंगिकता के आधार पर, स्त्री पुरुष होने के आधार पर जो है उनको जो है बांटा जाता है, जिसमें जो है एक जो है लड़का के लिए अलग अलग काम, एक लड़की के लिए अलग अलग काम, उनके लिए जो है वेतन जो है एक समान नहीं दिया जाता है। और उसके बाद घर से ही जो है इसके भेदभाव की शुरुआत जो है वो की जाती है। उसके बाद प्रजनन क्षमता के आधार पर भी, यानी महिलाओं को केवल और केवल जो है एक संतान जो है पैदा करने और जो है उसका परवरिश करने, घर के अंदर उसको सीमित किया जाता है, जो कि उसकी स्थिति को और ज़्यादा निम्न कर देता है। इसी यही सारे जो मुद्दे थे जो कि सामाजिक और भेदभाव और समानता वाले मुद्दे थे, इन्हीं को जो है आधार बनाया गया और इन्हीं को उठाया गया। और यही सारे फिर उसके बाद जो हमें देखने को मिलता है, बहुत सारे कानूनों में परिवर्तन भी हुआ, जिसमें हम कहते हैं कि शिक्षा के अधिकार को लेकर महिलाओं की बात हुई, गर्भपात के कानून पर जो है महिलाओं के पक्ष में रखा गया, महिलाओं की बात भी वहाँ पे जो है सुनी जाएगी, महिलाओं की जो है उसके ऊपर चॉइस होगी, और उसके बाद समान वेतन की बात। तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि इसमें तीसरे चरण की शुरुआत होती है, जो कि मुख्य रूप से जो है लैंगिकता की, महिलाओं ने लैंगिकता की सकारात्मकता की यहाँ पे प्रशंसा की, यानी 1990 से 2011 के बीच में होता। और यहाँ पे मुख्य रूप से जो लैंगिक हिंसा थी, कार्यस्थल पर जो यौन उत्पीड़न है, उन सब चीज़ों को जो है जो उनके खिलाफ इसकी बात की गई। साथ ही साथ मातृत्व अवकाश और एकल माताओं को जो समर्थन सरकार देती है, और इन सब चीज़ों को बढ़ावा दिया गया। यानी महिलाओं को जो उनकी प्रजनन क्षमता है उसके आधार पर उनका उत्पीड़न नहीं किया जाएगा, उसके आधार पे जो है उनको कभी भी जो है कार्यस्थल पे या फिर किसी भी तरीके से उनकी जो व्यावसायिक ज़िंदगी है, जो उनकी सामाजिक और पारिवारिक ज़िंदगी है, उसमें किसी तरीके से कोई दिक्कत ना आए, इसके लिए जो महिलाओं को जो उनकी प्रजनन क्षमता है, उनकी प्रजनन जो मैंने वो अपने संतान को उत्पन्न भी करें, साथ ही साथ व्यवसाय भी करें और उसके बाद काम भी करें, और जो एकल माताएं होंगी सरकार उनको समर्थन भी देगी। इस तरीके से सरकार कुछ नई नई पॉलिसीज़ को लेके आई, जो कि महिलाओं की जो है उनके हितों में थी, उनके पक्ष में थी। उसके बाद चौथा चरण की अगर हम बात करें तो इसमें जो है लिंगवाद का विरोध किया जाता है। 2012 से इसकी शुरुआत होती है, जैसे कि अब नया तरीका आ गया, यानी जो है जब लोग पढ़ने शिक्षित होने लगे, स्कूल कॉलेजेस में जाने लगे, तो वहाँ पे भी महिलाओं को जो है इन्हीं सब समस्याओं को फेस करना पड़ा, जैसे कि हिंसा हो गई, उनकी कॉलेज परिसर में उनके साथ हिंसा हो गई, बलात्कार की संस्कृति या शरीर को शर्मसार करने की, यानी जो है उनको मतलब उनकी बॉडी को इस तरीके से शेम करके दिखाया जाता है। और उसके बाद जो है इन सब चीज़ों की शुरुआत हुई, कार्यस्थल पे यौन उत्पीड़न, इन सबको जो है ख़त्म करने के लिए जो है मतलब इन सब का विरोध करने के लिए जो है चौथे चरण की शुरुआत होती है, जिसमें हमें देखने को मिलता है कि एक बहुत ही 2006 में एक आंदोलन भी चलाया गया था मीटू का, जिसमें सोशल मीडिया के आने की वजह से भी ये सारे मुद्दे जो है काफ़ी तेज़ी से उड़ जाते हैं। तो ये कुछ स्टेजेस थे जिसमें जो हमें देखने को मिलता है कि जहाँ सिर्फ और सिर्फ जो है एक राजनीतिक अधिकार, मताधिकार की बात हुई थी, वहाँ से अब जो है ये काफ़ी बड़े स्तर पर फैल गया, और इसमें जो है कितने सारे जो हमें चीज़ों की मांग जो हमें देखने को मिल जाती है। तो मुख्य रूप से नारीवादी आंदोलन जो है इन्हीं
चरणों में फैलता है। अब हम बात करेंगे कि नारीवाद के अंदर जो है मुख्य अवधारणा जो एक है, जो कि उन्होंने समाज में अच्छे से व्यक्त करने की कोशिश की हुई थी, सेक्स और जेंडर का विभेदीकरण। इसका मतलब क्या है कि सेक्स क्या होता है और जेंडर क्या होता है, इन दोनों के बीच में बहुत बड़ा अंतर होता है। तो सबसे पहले अगर हम समझें तो नारीवादियों का ही ये मुख्य योगदान है कि उन्होंने समाज में ये दर्शाया कि इन दोनों शब्दों के बीच में बहुत बड़ा अंतर होता है। सबसे पहले तो जो सेक्स होता है ये जो है एक ये जैविक है, व्यक्ति के अंदर जो है जन्म से ही जो है या तो वो स्त्री होगा या तो वह पुरुष होगा या तो वह जो है ट्रांसजेंडर हो सकता है। यानी सिर्फ 3 ही चीज़ें हैं जो कि इंसानों में पाई जा सकती हैं, जो उसकी सेक्स को जो है वो जन्म के आधार पे जब वो जो जन्म के आधार पे जो उसकी पहचान करती हैं, यानी जो उसकी जैविक पहचान कराता है स्त्री और पुरुष के बीच में विभेद पैदा करता है, वो जो है वो सेक्स हो जाएगा। लेकिन जो जेंडर है वो जेंडर एक विस्तृत अवधारणा है। जेंडर के अंदर जो हम कह सकते हैं कि एक सामाजिक अवधारणा है, यानी एक स्त्री है उसको कौन कौन से काम करने चाहिए, एक पुरुष है तो उस पुरुष को क्या क्या काम करने चाहिए, या एक स्त्री की ये गुण होने चाहिए, यानी वो जो है कोमल होनी चाहिए, शांत होनी चाहिए, या फिर जो है वो धीरे बोलने वाली होनी चाहिए। ये सारे जो है एक स्त्री के गुण हैं। वहीं जो एक पुरुष है वो जो है जो क्रोध भी कर सकता है, वो जो है शक्तिशाली होना चाहिए, वह जो है कठोर दिल वाला होना चाहिए। ये सारी चीज़ें जो हैं पुरुषों के गुण बता दिए जाते हैं। वहीं पे कार्य के आधार पर भी विभाजन में देखने को मिलता है, कैसे कि एक स्त्री को घर के अंदर ही जो है उसको अलग अलग कार्य दिए जाते हैं, जो कि घर को संभालना, परिवार नियोजन, या फिर जो है बच्चों की देखभाल करना, या फिर जो है खाना पकाना, इस तरीके के काम जो है महिलाओं को जो है दिए जाते हैं। लेकिन जो पुरुषों को वहीं जो है बाहर के काम करना, उनको जो है व्यवसाय करना, इन सब चीज़ों के ऊपर जो है उनको जोर दिया जाता है। तो इस तरीके से एक स्त्री और पुरुष के बीच में, एक बालक और बालिका के पालन पोषण से ही लेकर उसके बड़े होने तक की जो जर्नी होती है, सभी में जो उनके साथ भेदभाव का सामना उनको करना पड़ता है। और जो ये इस वजह से जो है ये जेंडर जो अवधारणा होती है, ये जो है एक तरीके से समाज ने इसको निर्मित किया है, और जो है इसको वो तोड़ना भी नहीं चाहता है समाज। और इसकी वजह से जो है कहीं ना कहीं महिलाओं का ही जो है वो हमेशा से शोषण होता आया है, और अभी भी हो रहा है। क्यों? क्योंकि पितृसत्तात्मक सोच कहीं ना कहीं इन सब मूल्यों को स्थापित करती है, और इसकी वजह से जो महिलाओं के अधिकार हैं वो और ज़्यादा दब जाते हैं। महिलाओं को लिंग के आधार पर भेदभाव होता है उनका। और सिर्फ ये अभी नहीं हो रहा, बल्कि ऐतिहासिक रूप से जो है महिलाओं का भेदभाव हुआ है। चाहे हम बात करें, उनको मानसिक रूप से कमज़ोर माना जाता था, और पुरुषों को जो है मानसिक रूप से अच्छा सोचने वाला, कि वो जो है शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, उनके अंदर तार्किकता है। और यहाँ तक कि महिलाओं में कहा जाता है कि महिलाओं में कोई तार्किकता का कोई मूल्य ही नहीं है, वो तार्किक होती नहीं है, वे निर्णय नहीं ले सकती हैं, उनका काम केवल और केवल परिवार के भीतर ही है। तो ये दोनों ही अवधारणाएं जो कि सेक्स और जेंडर की हैं, दोनों में आपस में बहुत बड़ा अंतर है। जहाँ सेक्स एक जैविक अवधारणा है, यानी जन्म से ही व्यक्ति या तो स्त्री या तो पुरुष, इन दो उनके लिंग के आधार पर विभिन्न किया जा सकता है। लेकिन जेंडर जो है वो समाज द्वारा निर्मित है, कि कौन कौन से जो है काम जो है स्त्री को करने चाहिए, कौन से पुरुष को करने चाहिए, स्त्री कैसी होनी चाहिए, पुरुष कैसा होना चाहिए, उनके अंदर क्या गुण होने चाहिए। ये सारी जो समाज में जो स्थापित किए गए मूल्य हैं, ये जो है जेंडर की अवधारणा, कहीं ना कहीं यही जो जेंडर की अवधारणा है, ये महिलाओं के लिए एक तरीके से जो है महिलाओं के शोषण का कारण बनती है, और इस पितृसत्तात्मक समाज का निर्माण करती है। तो अंत में इतना ही। अगले पार्ट में हम जो है नारीवाद के विभिन्न उपागमों पर चर्चा करेंगे। आज के लिए धन्यवाद। आप सभी से अनुरोध है कि आप लोग लाइक करें वीडियो को, कमेंट करें और शेयर करके बताएं, और उसके बाद आप कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो जो है वो कैसा लगा। थैंक यू।